सखी सहेली। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को और प्यारी प्यारी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है संगीता तुम्हारा और हमारे सभी श्रोताओं का। जी, सभी श्रोताओं का और आपका भी रेणु जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो और भाई एक दूसरे का हम स्वागत करते हैं। हाँ। और बहुत सारी चीजें हैं कि बदलती रहती हैं, वैसे ही हम कार्यक्रम में भी रोज कुछ न कुछ बदलाव करते हैं। जी, तो हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव हो गया। नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि जो विषय हम लाते हैं वो अलग अलग रहता है रेणु जी, तो हमारे श्रोता समझ ही गए हैं। और आज जिन विषयों को लेकर हम आए हैं, खिलाड़ी अवनी लेखरा की बात करेंगे। जी हाँ जी। और जैसे लग रहा है ना, बार बार के पैरा ओलंपिक में इतनी जबरदस्त हमें जीत हासिल हुई है कि जितनी भी बात की जाए कम है। तो हर आयाम उसके हम तलाश रहे हैं और भी बातें इसके विषय में करते रहेंगे। मौसम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी हमने पोषण सप्ताह मनाया, वहीं नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। तो नेत्रदान की जो महिमा है उसको सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में फिर से थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, तो उस पर चर्चा करेंगे। और जागरूकता की बात आई है तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें भी थोड़ा सा जी जी, इसमें भी बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो बारिश के मौसम में कपड़ों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इस विषय में भी आज बात करेंगे। और छोटे बच्चे जिनके विषय में अक्सर हम बातें करते रहते हैं, आज उनकी जो नन्ही सी दुनिया है उस बारे में भी बात करेंगे। नहीं, नन्ही सी जो दुनिया है उसके बारे में नहीं, हमारे श्रोता थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें, ये थोड़ी सी नन्ही सी दुनिया जो बता रही है वो अलग है। आजकल नन्हे मुन्नों की दुनिया बड़ी विस्तृत हो गई है। तो आजकल हमारे मतलब वर्तमान परिदृश्य में हमारे नन्हे मुन्ने क्या कर रहे हैं और पहले क्या करते थे, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, है ना? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जाहिर है कि नन्हे मुन्ने जो भी करते हैं उसके लिए जिम्मेदार तो हम आप ही हैं। जी, देखना पड़ता है समय समय पर क्या कर रहे हैं। और आज जब हमारे भविष्य की बात होती है, आज का दिन हमारे लिए खास है, तो हम कैसे शिक्षण के क्षेत्र में अपना भविष्य, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे कैसे बना सकते हैं, इस विषय में बताएंगे। यानी करियर के बारे में हम बताएंगे शिक्षण के क्षेत्र में, है ना? जी। और सखी विशेष की जब बात आ रही है तो अवनी लेखरा का नाम तो अब किसी भी परिचय का मोहताज ही नहीं है ना? जी, सभी जान गए हैं कि उन्होंने अपने देश का किस तरह से नाम किया है। और पैरालंपिक्स के जितने भी खिलाड़ी हैं रेणु जी, ये सब उन्हीं की जो मेहनत है उसका परिणाम है कि अवनी लेखरा जी और वो सभी। लेकिन खास आज हम बात करेंगे सखी विशेष में अवनी लेखरा जी की। हाँ, तो अभी सब जानते हैं कि टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुआ, जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, उसमें हमारे देश ने 19 पदक हासिल किए। और हम जिस बिटिया की बात कर रहे हैं अवनी लेखरा की, इन्होंने एयर राइफल शूटिंग 10 मीटर में SH1 की श्रेणी में स्वर्ण पदक और 5वां रैंक प्राप्त कर लिया। और वहीं दूसरा भी इन्हें मिला 2018 में। आपने वैसे एशियाई पैरालंपिक शूटिंग गेम्स में R2 की श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग और R6 मिक्स्ड में इन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में तीसरी रैंक हासिल की। जी, बहुत समय से खेलती हैं ये। तो इनका जो पूरा स्कोर रहा था रेणु जी, वो 209 के करीब रहा था। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में 8 नवंबर 2001 में हुआ। और अवनी जी शुरू से ही एक प्रतिभाशाली बालिका रही हैं। प्रत्येक प्रतिस्पर्धा को जीतने का उनके अंदर जो दमखम है वो बचपन से ही रहा। अवनी के पिता का नाम प्रवीण लेखरा है और माता का नाम श्वेता लेखरा। अब अगर जिंदगी की अगर हम बात करें तो आरंभिक दौर में ये पूरी तरह से सक्षम थी, या यूं कहें कि शारीरिक रूप से इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ आपके साथ, कुछ ऐसा हादसा हुआ कि एक अलग ही मोड़ हो गया आपकी जिंदगी में। अवनी और उनके पिता जयपुर से धौलपुर जा रहे थे जब एक सड़क दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। उपचार के बाद पिता तो कुछ समय बाद स्वस्थ हो गए पूरी तरह, लेकिन अवनी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई। उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई और वो ठीक तो हुई, लेकिन चोट के कारण रीढ़ की हड्डी, जैसा कि सब जानते हैं, बहुत मुश्किल होता है। खड़े होने और चलने में वो सक्षम नहीं रही। जी जी। और उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति भी जो थी उस पर भी काफी बदलाव आया। और एक तरह से कहा जाए तो जैसे वो टूट सी गईं और खुद को एक कमरे में ही उन्होंने बंद कर लिया था। डिप्रेशन में चली गईं कह सकते हैं। माता पिता के काफी समझाने के बाद कुछ हद तक उन्होंने अपने आप को संभाला। और इसके बाद जो उनके अभिभावक हैं उन्होंने भारत के प्रमुख निशानेबाज और विश्व चैंपियन अभिनव बिंद्रा की जीवनी पढ़ने को उनसे कहा और एक किताब भी
उन्हें ला कर दी। वैसे भी कहते हैं ना, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। तो भाई ये कुछ इनके बारे में कहा जा सकता है ना, अवनी के बारे में। और जैसे तुमने कहा ना कि अभिनव बिंद्रा के बारे में पढ़ा तो उनसे काफी प्रेरणा मिली और जीवन से वो इतना प्रभावित हुई कि उन्हें लगा कि अब निशानेबाज बन ही जाना चाहिए। और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया और निशानेबाजी सीखी। समय बीतता गया। अवनी की मेहनत, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि बचपन से ही उनके में दमखम है, दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई उनकी मेहनत और इसके बाद हौसला बढ़ता गया और उन्होंने आर्चरी और शूटिंग दोनों खेलों को अपनाया, लेकिन बाद में ज्यादा उन्हें रास आया शूटिंग। जी, और राजस्थान के जगतपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अभ्यास करना इसके बाद शुरू किया। 2017 में उन्होंने पहले इंटरनेशनल इवेंट में भाग लिया और शूटिंग वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भाग लिया और शूटिंग इन्होंने 2015 से शुरू कर दी थी। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इतिहास रचा और पैरा ओलंपिक में ही गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। टोक्यो पैरा ओलंपिक समारोह में सबसे बड़े गौरव की बात ये आपको मिली कि ध्वजवाहक बनने का भी सम्मान आपको मिला। तो कितना अच्छा लगा होगा ना, हमें सोच कर केवल इतना रोमांचकारी सा लग रहा है वो क्षण जिस समय जीती और उसके बाद जब उन्होंने समापन समारोह में ध्वज लिया अपना तिरंगा, तो किस शान से वो और एक और भी बड़ी इनके विषय में बड़ी खास बात है कि बड़ी छोटी सी उम्र है इनकी। जी, और देखिए कि इतनी बड़ी उपलब्धि है कि देश की ये पहली इस तरह की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं, जिनसे हम सभी को बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और बहुत सीखने को मिलता है। तो अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत। रेणु जी बिल्कुल। ये झुके झुके नैना ये लट बल की, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना तेरा। ये झुके झुके नैना। शर्म से दहके गल चैन के दुश्मन हो गए। ये शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए। ये उलझे उलझे बाल दिलों की उलझन हो गए। तेरे गालों की खैर तेरे बालों की खैर, तेरे गालों की खैर तेरे बालों की खैर, क्यों ना जुल्मी और जालिम ना हो तेरा। ये झुके झुके नैनो ये लट बल खाती, दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। साथी बनता अगर मैं गजरा होता, तेरी जुल्फ का साथी बनता अगर मैं गजरा होता। तेरी अखियों में बस जाता अगर मैं गजरा होता। तेरे गजरे की खैर तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर तेरे गजरे की खैर, जो भी देखे ना कैसे निशाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना।
चकोर चाल ना ऐसी देखी, कई देखे मोर चकोर चाल ना ऐसी देखी, ये कमर लचकती डाल डाल ना ऐसी देखी, ये रंग ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप, ये रंग ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप गोरी, फिर क्यों ना सारा जमाना हो तेरा, ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा, ये झुके झुके नैना। क्या बात है, ये झुके झुके नैना, तो यानी कि आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। हाँ। यही साहस दिखाती हैं, यही दमखम भी बना के रखती हैं। बिल्कुल। और किसी को देखने से ही पता चल जाता है कि इसकी आंखें क्या कह रही हैं और कितना आत्मविश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझ में आता है। बिल्कुल। वैसे बहुत सारी जगहों पर हमने अवनी बिटिया का जो है ना चेहरा भी देखा होगा, कितना ओज है और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से भरा हुआ एकदम चेहरा है। जी जी, और उनकी जो वैसे आंखें चमकती रहती हैं। हाँ, वैसे जो फोटोज अभी आई हैं या जो वीडियोज उनके आए हैं, उनमें खास करके जब वो निशानेबाजी कर रही हैं तो उनका चेहरा देखने लायक है। उनकी आंखें तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल निशाने पे। जी, तो भाई ऐसा है कि आंखों की बात हम बहुत कुछ इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो गीत हुआ, लेकिन जो पखवाड़ा चल रहा है, नेत्रदान पखवाड़ा, इसका जो महत्व है वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जो लोग नेत्र वाले हैं वो उनकी समस्या को समझ नहीं पाते, जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, और शायद इसलिए उस तकलीफ को ना समझने के कारण हम उतने दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं नेत्रदान के बारे में, जिसको कि महादान भी कहा जाता है। जी, आंखों का दान महादान कहा जाता है। जी, और जो ये नेत्र हैं, कहते हैं कि हम जो अपने जो देख नहीं पाते तो मन से वो आंखों का काम लेते हैं। हाँ। और उनके मन में जो होता है, उनको जैसा लगता है कि भाई हो सकता है कि प्रकृति ऐसी होगी, हो सकता है लोग ऐसे होंगे, हो सकता है कि हम राह में चल रहे हैं तो आगे गड्ढा हो या बिल्कुल सीधी सड़क हो, तो इस तरह से जीवन कुछ आगे बढ़ता है उनका। तो इन्हीं की जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम किसी तरह से समझें, इसीलिए बार बार इस ओर ध्यान आकर्षित कराने की जरूरत होती है और हमारा ध्यान इस पर जाता है और जाता है और जाना भी चाहिए। और इसीलिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये जो है ना पखवाड़ा मनाया जाता है, नेत्रदान पखवाड़ा। और इसका उद्देश्य है कि लोगों में नेत्रदान का महत्व, जैसा कि सभी दिन का होता है खास दिवस का, जन जागरूकता पैदा करना और अपने जीवन के बाद भी नेत्रदान के लिए लोगों को किस तरह से जीवन के बाद नेत्रदान कर सकते हैं उसके लिए जीते जी प्रेरित करना, और जिला राज्य स्तर पर इसके महत्व का प्रचार प्रसार करना, जिससे किसी को दृष्टि मिल जाए, और साथ ही आंखों की देखभाल और चिकित्सा के बारे में जानकारी देना, और इसके साथ साथ ये भी कि हमारे जिनकी आंखें हैं वो उनको कैसे सुरक्षित रखें, कैसे ये नाजुक हैं और किन किन चीजों से समस्याएं हो सकती हैं, कौन कौन सी दिक्कत हो तो किस किस तरह से हम सावधान रहें और तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। जी, और इसी विषय में रेणु जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि इससे 2 प्राणियों को नेत्र मिल जाते हैं। जिस इंसान ने नेत्रदान किया है उसने 2 जिंदगियों में रोशनी की अनोखी रोशनी मतलब प्रदान की है। जिस इंसान ने अभी तक अपनी जिंदगी में सिर्फ अंधकार ही महसूस किया है, जब उसे नेत्र मिल जाते हैं तो उसके वो अंधकार दूर हो जाते हैं और वह भी उस जहान को देख सकता है जिसकी उसके दिल से देखने की तमन्ना थी, और वह तमन्ना नेत्रदान से पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और पाया ऐसे ही लोग लिख रहे हैं हमारे एक और साथी कि एक दान से आप किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला ला सकते हैं, और इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के महत्व पर जन जागरूकता पैदा करना है और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। जी, और देखिए पाया ये भी जाता है कि छोटे बच्चों में अक्सर जन्म से ही इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो जो कॉर्नियल समस्या है उससे दृष्टि बाधित होती है। नेत्रदान से बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो बड़े हैं उन्हें भी फायदा मिलता है, बल्कि बहुत से छोटे भी बच्चे हैं जिन्हें इसका फायदा मिलता है और उन्हें दृष्टि मिल सकती है, उनकी जिंदगी संवर सकती है। तो ये बात हमें सोचनी और समझनी जरूर चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 1985
1989 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और गौरतलब है कि विकासशील देशों में दृष्टिहीनता प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद कॉर्नियल रोग, आंख के सामने के हिस्से कवर करने वाला जो ऊतक होता है, जो टिश्यूज होते हैं, उनको जो नुकसान होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। दृष्टि हानि और अंधत्व के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। विश्व की लगभग 5% जनसंख्या कॉर्नियल रोगों के कारण नेत्रहीन है, तो इसलिए जाहिर है कि इस बात का ध्यान रखें। और 2021 में आंखों के चोट लगने के कारण एक साल में अंधेपन के लगभग 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ये बात हमारे एक साथी ने फेसबुक पर हमें दी है, ये बात साझा की है, तो हम आप सबसे इसको शेयर कर रहे हैं। और ये बातें जो है वो बिल्कुल इसीलिए बार बार हम लोग बता रहे हैं कि पहले तो ध्यान रखें बच्चों का कि उनका टीकाकरण समय से करें, चोट लगने से उन्हें बचाया जाए, किसी भी नुकीली चीजों से न खेलें, या आपस में खेल रहे हैं तो इस बात में हम बड़े लोग इस बात के लिए सतर्क रहें कि कोई भी ऐसी वस्तु से तो नहीं खेल रहे हैं जैसे तीर धनुष है या कुछ ऐसी पेंसिल आदि है जो कि उनकी आंख में लग सकती है। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि आपस में झगड़ भी लेते हैं तो फिर जानबूझकर भी चोट लग जाती है। और ये तो हो गई कि किसी वस्तु से लगना, लेकिन ऐसे ही संक्रमण भी हो जाता है, तो संक्रमण हो तो भी तुरंत नेत्र चिकित्सक को दिखाएं, जो विशेषज्ञ हैं उन्हें दिखाएं। हाँ, क्योंकि कई बार अगर तुरंत इसका इलाज किया जाए, तुरंत अगर कोई कदम उठाया जाए तो इससे काफी फायदा होता है और रोशनी बच सकती है। और इस जागरूकता अभियान में जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अधिकारियों को भी जो मार्गदर्शन है वो भी देते रहते हैं। और जन जागरूकता अभियान देश के स्तर पे और विदेशों में भी इसी तरह से अलग अलग जगहों पर भी चलाए जाते हैं। भाई देखो, चलाया तो जाता है संगीता सब जगह। ये तो हम फिर वही वाली बात हो जाती है कि ये सरकार करे, ये प्रशासन करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ये नहीं लोगों से बैठकर जब भी कभी चर्चा हो, बातचीत हो, तो हम इस बात के लिए अपने आपस में लोगों को जागरूक करें कि नहीं भाई क्यों नहीं करना चाहिए? या किसी की मृत्यु हुई, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो चाहते हैं लेकिन उसके बाद उनके परिवार वाले ध्यान नहीं देते। उनकी जीते जी इच्छा थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने कोई घोषणा नहीं भी की, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी कुछ ऐसी मंशा थी या हमारा कोई ऐसा दृष्टिकोण जिंदगी का था कि हम दान करें, नेत्रदान करें, अंग दान करें, तो परिवार वालों में को इसमें आगे आकर कुछ करना चाहिए प्रयास। क्योंकि 6 घंटे के अंदर आके उसका पुतली ले जाते हैं डॉक्टर विशेषज्ञ, और मतलब जो भी भेजते हैं विशेषज्ञ आते हैं, ले जाते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं ताकि किसी को जो जरूरतमंद है उन्हें दिया जा सके। और जरूरतमंद की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। है ना? और जो आई डोनर हैं या जो नेत्र दान देते हैं वो तो बहुत कम है। तो कॉर्निया का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है और किसी को रोशनी मिल सकती है। और देखो अभी जैसे हमने बताया 5% लोग हैं अंधत्व के शिकार, तो सोचो 95% लोग हैं, चलो ठीक है 95 में से हमसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बुजुर्ग हम माने या बहुत बच्चे हैं उनको हम छोड़ भी दें, तो कम से कम मतलब 25% भी लोग जो अगर सोच लें उसमें से, तो सोचो 5% लोगों को आराम से मिल जाएगी। या 3% लोग भी सोच लें, क्योंकि एक व्यक्ति अगर दान करता है तो 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी आती है ना। जी बिल्कुल। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर अकेला पड़ गया या अकेला रह गया, अब उन्हें नेत्र दान करने का मन है, उन्होंने फॉर्म मंगाए, सब कुछ भरे भी हुए हैं, लेकिन जब वो नहीं रहे दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है। तो अड़ोस पड़ोस में भी जो लोग होते हैं, अगर नेत्रदान करना चाहता है तो वो अगल बगल भी बता कर रखें, ताकि अगर उनकी इच्छा है, उन्होंने इस तरह से कोई अपनी वगैरह भर रखे हैं, तो वो अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं वो इस बारे में बता सकते हैं। क्योंकि मजेदार बात ये लगती है, क्योंकि इस बात को साझा करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। अक्सर तो हम ये इन सब चीजों की बताते हैं कि भाई अगर हमारी मृत्यु होगी तो हमें अपने गाँव ले जाना, पैतृक निवास, हमारा सारा दाह संस्कार वहीं करना, ये करना, इन सब चीजों की हम बड़ी तैयारी करते हैं। तो क्या हमने इसकी तैयारी की है? अगर नहीं की है तो हम इस मंच से यही आप सबसे आग्रह करते हैं कि इसके बारे में दृढ़ प्रतिज्ञ हों और संकल्प लें। जी, और लोगों को बता भी दें नए अगल बगल, ताकि वो समय पर इत्तला कर सके। जी। तेरे नैनों के दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। वो क्या है? एक मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। देखिए सागर, नदियाँ, भंवरे और बगीचे कितना कुछ देख पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये सब अब हमारे नन्हे मुन्ने जो हैं उनको देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। हाँ। नहीं नहीं, वो तो देख लेते हैं ना। घर में टेलीविजन है, टैब है, टीटी से बहुत सारी चीजें हैं, टेलीफोन है ना। हाँ। मतलब वो टी पे लगे रहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात हम साझा करना चाह रहे हैं। हमारी साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है। नेत्रदान सबको करना चाहिए। अगर हम दान कर सकते हैं तो मरने के बाद तो वैसे भी शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो हमारी इन आंखों से जो रहेगा वो इस दुनिया को, सुंदर दुनिया को देख सकेगा। मैं तो जाऊंगी किसी दिन अपने आंख दान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने, लेकिन मुझे सही पता नहीं कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपको जानकारी हो तो अवश्य बताने की कृपा करें। तो भाई इसके लिए किसी भी, आप जो भी आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएंगी तो आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और बहुत सारे जो आजकल तो बहुत सारे क्या कहना चाहिए साइट्स भी हैं जहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और वहां रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो बस एक फॉर्म भरना होता है और अपना फोन नंबर और पता वगैरह लिखना होता है, उससे आपको मिल जाता है। लेकिन जैसे कि पहले भी तुमने बताया कि हाँ, अपने किसी ऐसे को भी कह दे जो आपके नेत्रदान के इस जानकारी को वहां इत्तला कर सके कि हाँ, अब समय आ गया है और आपकी आंखें ली जा सकती हैं। जी जी, तो इस संकल्प की तो हम बड़ी बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत जी। अच्छा लगा ये सुनकर। तो इस तरह से तो बात है, लेकिन ये जो हम नन्हे मुन्नों वाली जो बात कर रहे थे, वाकई ये बात तो सही है कि नदियाँ, तालाब और ये सब देखने के लिए समय चाहिए। और समय के संग संग और क्या चाहिए? बस मन चाहिए, नहीं? मोबाइल भी चाहिए। जी भाई देखो, हमारे साथी बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं। नन्हे मुन्ने की दुनिया अब नन्हे मुन्ने नहीं रह गए, समझदार हो गए हैं। अजीब दुनिया हो गई है, अजीब रंग बदल गए दुनिया के। 2 साल के बच्चे मोबाइल पकड़ने लग गए, चेहरे में हंसी खुशी के भाव मासूमियत के नहीं समझदारी के लगने लग गए। वाह रे दुनिया, तेरी अजब कहानी है। नन्हे मुन्ने अब नन्हे मुन्ने नहीं रहे, इनकी अपनी दुनिया, नया जहान रच बस गया है। दुनिया के इस जज्बे को सलाम। भाई पहले तो ये कहते थे कि भाई माताओं को समय नहीं मिलता, माताओं को समय नहीं मिलता, लेकिन अब देखिए बच्चों के पास समय नहीं है। भाई तो हमारे जो साथी ने लिखकर भेजा है, तो इस जज्बे को तो हम सलाम बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि सलाम उस तरह से करें कि मतलब कह दें, विदा कर दें इसको, इस जज्बे को। उनकी जो मासूमियत है उसको फिर से वापस लाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि वो वैसे ही मासूम रहें। एक बार
किसी का बहुत अच्छा और भी कहीं साक्षात्कार सुना था किसी सेलिब्रिटी का ही, और उसने बहुत अच्छे से कहा कि हम लोग 4-5 साल के थे, यूं ही ऐसे घूमते रहते थे बिना कपड़े पहने, और आजकल के 1 साल का भी बच्चा अगर कपड़ा नहीं पहनता तो उसको इतना शेम कहते हैं कि वो उसको शर्म आती है। तो इस तरीके की मासूमियत बिल्कुल गायब हो गई है, या कुछ भी कह दो तो उन्हें बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हर वक्त बच्चे जो हैं इस दुनिया से अलग किसी और दुनिया में जी रहे हैं। जी जी, कहते हैं कि देख देख कर ही सीखते हैं। तो शायद अब जो मोबाइल है वो काफी करीब है, तो इस वजह से काफी बदलाव उनके अंदर भी आ गया है। क्योंकि एक जमाना तो ऐसा था जब माँ की लोरियों के बिना और दादी की कहानियों के बिना तो नींद ही नहीं आती थी। बिल्कुल, अब उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। इनसे हटे तो गुड़िया, खिलौना, फिर उसके बाद मिट्टी के घर बनाने लगे थे और मिट्टी के बर्तनों से खेलते थे और बहुत सारी चीजें करते थे। गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाया जाता था, छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ ये सब बनते थे, मतलब घर गृहस्थी का सामान होता था, है ना। तो छोटेपन से ही ये सब चीजें किया जाता था जो कि बड़े होके हमें वृहद रूप में करना होता था। जी, और भाई बहन जो थे वो मतलब कहते हैं कि उनके पास समय भी बड़ा रहता था। बड़े भैया को कोई पढ़ता देख ले, बड़ी दीदी को कोई पढ़ता देख ले तो उनकी पेंसिल ले लेंगे, उनकी किताबें ले लेंगे। लेकिन अब तो कहते हैं कि 2 भाइयों और बहनों के पास समय भी शायद इतना नहीं है, छोटे बच्चे भी अपने ही में रमे रहते हैं। बिल्कुल जी। और किताबें, जैसे तुमने कहा कि ये सब कुछ भी जो है कागज बनाना, कागज पे कुछ लिखना, पढ़ना, उसी कागज पे ड्राइंग करना है जिसमें कि बड़ी बहन पढ़ रही होगी। नहीं मिलता था तो दीवालों में भी बना देते लेकिन बनाएंगे, पेंसिल जरूर पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, जो रंग होते थे ना, क्रेयॉन रंग, वो सब कुछ कुछ कराते रहते थे कागज पर चाहे दीवार पर, तुमने कहा। इसके लिए एक बात और है कि कहीं ना कहीं हम भी अब इतने महंगे महंगे घर बनाने लगे, ऐसे ऐसे पेंट करवाने लगे कि बच्चों से अगर उन्होंने एक छोटी सी उसमें बिंदी भी लगा दी तो हम बहुत नाराज होते हैं। तो आप देखें कि क्या हम क्या कर रहे हैं, तो उनको खुला माहौल दें, थोड़ी दीवारें वगैरह दें, उनको रंगने दें, नहीं तो घर का एक कोना ऐसा बना दें कि ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि हम कहते तो हैं कि बच्चे मोबाइल में लगे हैं, लेकिन हम उन्हें कितना वक्त दे रहे हैं। जी जी, कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो क्रियाशीलता है उसको आगे आने का मौका जरूर दें। तो यानी कि जैसे कि बचपन में याद है ना संगीता, कि हम लोग कैसे दाल चावल से खेलते थे, छत पर सूखता रहता था गेहूं, तितलियां पकड़ते थे। लेकिन पहले तो खूब गेहूं पर चलते भी थे, उसको हाथों से तरह तरह का उसी में डिजाइन बना देते थे, दे दिया जाता था। पता ही था कि ये गेहूं जो है वो बिखरने वाला है, तो मुट्ठी भर ले लो और छींट लो। लेकिन उसके साथ साथ जो सूख रहा होता था कभी कभी, तो उसके साथ चोरी चोरी खेलने में भी अलग मजा होता था। या यूं कहें कि हम लोग साथ में काम भी करते थे, लोग उठाते थे तो हम लोग उठवाते थे, धुलता था गेहूं घर में। बिल्कुल, तो ये भी दुनिया अलग थी। लेकिन अब बच्चे जो है एनिमेशन की दुनिया में है, मोबाइल की दुनिया में चले गए हैं, है ना। तो वो अलग ही दुनिया तलाश रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए इसमें अंतर भी होता है कि जब हम कहानियां सुना करते थे तो माँ किस तरह से सुनाती थी या दादी किस तरह से सुनाती थी। माँ अगर साथ कहीं जा रही है तो भाई बच्चे का हाथ पकड़ के ले गई, अब जाए रसोई में कोई काम हो रहा हो या छत पे कोई अचार वचार सुखाने का काम हो रहा हो, लेकिन तो जो भी चीजें होती थी वो बड़ी सजीव थी। अब अगर इन चीजों को देखा जाए, कहानियों को देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, तो माँ ये ख्याल रखती थी कि भाई समय भी हो रहा है, तो बच्चे को कब कहानी सुनाना है, कब खाना खिलाना है, कब नहलाना है। एनिमेशन में ऐसा नहीं हो सकता। और उसी में कब कहानी सुनाते सुनाते उसको सुला देना है, जी वो भी माँ ही समझ सकती है कि हाँ अब ये लोरी का वो समय आ गया कि बच्चे को हल्की हल्की नींद आ रही है और अब हमें अपनी आवाज को थोड़ा सा धीमा करके उसकी वॉल्यूम कम करना है, और ताकि वो अब नींद की गोद में जा रहा है तो वो सो जाए बड़े आत्मीयता से। लेकिन सच बात तुमने कहा कि वो बच्चा तो अपने आप मोबाइल का वॉल्यूम कम नहीं करेगा, तो बस कहीं ना कहीं उसकी जो है नींद भी गायब हो जाती है। ऐसे ही भूख प्यास का पता नहीं चलता, उन्हें समय असमय का पता नहीं चलता है ना। जी, और अगर मान लीजिए मोबाइल उनसे ले भी लिया जाए तो फिर मोबाइल की तो जो वॉल्यूम की बात आप कह रही हैं, उनका खुद का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, तो उनका जो एक कह सकते हैं कि जो एक बौद्धिक विकास होता है उसमें मोबाइल थोड़ा सा बाधक तो जरूर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अपनी कल्पनाशीलता को छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो भी चीज हम चाहते हैं वो हमें बनी बनाई सामने दिख जा रही है। जी, और उम्र का भी तकाजा कुछ होता है कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या देखना है क्या नहीं वो भी एक बड़ी बात होती है। अब माँ को पता है कि भाई हमें कहानी सुनानी है तो हमें किस तरह की कहानी सुनानी है, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके की भाषा होगी, और क्या बच्चों के कोमल से मन पर का क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। जी,
जब कहानियां सुनाती और हैं एक तो उम्र के लिए होती है, हाँ। वो धीरे धीरे तो उन्हें उस हिसाब से उसकी भी कहते हैं विकास होता है कहानियों में भी, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। तो लेकिन ऐसा तो बच्चे ने कहा कि 2-3 साल तक का बच्चा है तो वो 5 साल के बच्चे की कहानी नहीं सुनेगा, हाँ। फोन पर तो कुछ भी मिल सकता है, जी, 10 साल बिल्कुल। कहानियों से मिल सकती है हाँ ना। जी। और जब माँ कहानी सुनाती हैं या दादी सुनाती हैं तो वो एक अपनापन। चलचित्र की तरह चलता रहता है, हाँ। तो वो भी एक तरह से देखिए तो बच्चा देखता रहता है हाँ। अपने मन में। अगर उनकी भाई हाँ चिड़िया जो है वो डाल पर चली गई तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई चिड़िया जो है खुदक वो रही डाल है। पर तो सही बात है। ये एनिमेशन और इसमें काफी अंतर होता है। उसमें बिल्कुल। सजीव चित्रण होता रहता है, चित्रण होता है और बच्चे अपनी कल्पना के उड़ते रहते हैं और वो अपने मन की चिड़िया बनाते हैं। जी, कभी उनका बिल्कुल। मन होगा तो बहुत छोटी बनाएंगे और हो सकता है कि बहुत बड़ी बनाए। मोबाइल में तो एक नियत उस पर आएगी और आपको वही देखना है। जी, जी। तो आप समझ रहे होंगे साथी लोग कि कैसे सृजनशीलता जो है, सृजनशीलता जो है वो कहीं ना कहीं आड़े प्रभावित आती हो है जाती ये है, मोबाइल जी। के माध्यम से। या यूं कहें कि अगर बात कर रहे हैं हम तो बच्चे एक अपनी कल्पना में एक शेर बनाते हैं और मोबाइल में तुरंत सामने आ जाता है, तो वो उनको अपने दिमागी जो घोड़े हैं ना वो दौड़ाने नहीं पड़ते हैं और बस नहीं। आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हाँ, उसमें जो दिखाया जाता है वही देखते हैं। जी। जी, और इस पर काफी फर्क भी पड़ता है, शरीर में भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अब मोबाइल देखते देखते सो गए, कब सो गए, माता जी का तो काम हो गया। हाँ। लेकिन बच्चे हैं वो जब उनको दूध पीना था, जब खाना खाना था, जब खेलना था, तो सारा जो एक तरह से कहते हैं दिनचर्या, जी। वो बच्चों की भी एक दिनचर्या होती है, वो पूरी गड़बड़ा जाती है। वो तो बहुत जरूरी कंटेंट है। में भी हाँ। काफी फर्क है, उसका भी काफी फर्क पड़ता है। जी। निद्रा पर असर पड़ता है जिससे फिर बच्चे बाद में चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हाँ, और क्योंकि मोबाइल वगैरह ज्यादा देखने से भूख नहीं लगती और कहीं ना कहीं दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है। और हम बराबर जो अभी आंखों की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं क्या बहुत ज्यादा जो रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, बहुत घातक हैं, नुकसानदेह हैं, तो इनसे भी बचना चाहिए। जी। और इसका समाधान तो रेणु जी हम सभी को ही ढूंढना पड़ेगा, प्रत्येक माताओं को ढूंढना पड़ेगा कि क्या किया माताओं को जाए। ढूंढना क्या है, सबके पास है। आपका जैसा बचपन था बस वैसा ही बचपन अपने बच्चों को दीजिए। ज्यादा अभी पीढ़ियों का अंतर नहीं आया है, ये शायद पहली पीढ़ी होगी या थोड़े बड़े बच्चे हो गए होंगे। तो आपका बचपन जैसा था बस वैसा ही बचपन एक बार फिर से अपने घर में लौटा लाइए और बच्चों को वही दीजिए और वही प्यार दुलार, वही ममत्व, वही उनको वात्सल्य चाहिए जो आपको मिला है जी। है ना? और एक उसकी भी बात होती है, जिद की भी बात होती है कि कभी कभी तो जिद पर आ जाते हैं। अरे तो शुरुआत तो हम ही ने की है ना, देखो बिल्कुल। स्वाद तो हमने चखाया है, तो आप ही को छुड़ाना पड़ेगा। तो चलो बातें तो बहुत सारी हैं और हमारी सब बहनें जो हैं बड़ी समझदार हैं, भाई लोग भी समझदार हैं, इसमें मदद जरूर करेंगे। सब मिलजुल कर एक बार फिर से खुशनुमा माहौल घर पर लाएंगे। और फिलहाल तो हम एक मनोरंजन की दुनिया में एक बार फिर से चलते हैं। जी। मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे मुझे ना बुला, मुझे ना बुला। रात अंधेरी कैसे निकलूं मैं घर से, रात अंधेरी कैसे निकलूं मैं घर से, आ न सकूं मैं पिया दुनिया के डर से, जाग रही है सास ननदिया, जाग रही है सास
तो भाई ऐसा है कि ये तो हो गई बात, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे जो हमारे कार्य के क्षेत्र हैं, जीविकोपार्जन का जरिया है, इसको कुछ ऐसा मान लिया गया है कि ये महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा है, ये पुरुषों के लिए बड़ा अच्छा है। वैसे तो ये मान के चलते हैं कि पुरुषों के लिए सब बहुत अच्छा है ना महिलाओं लेकिन हमारी बहनों के लिए भी देखो ना, ये मान के चलते हैं ना हम लोग की घर गृहस्थी हमें ही करनी है, तो भाई शिक्षिका बन जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत छुट्टी मिलेगी और एक सीमित समय के लिए जाना रहेगा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन हाँ ये तो है कि एक सम्मानजनक पेशा है बहुत, और इसमें हमारे जो श्रोता है वो भी जा सकते हैं, हमारी बहनें भी जा सकती हैं, तो सभी जा सकते हैं। और कहा भी गया है देखिए कि गुरु की महिमा बड़ा बखान करते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। और अभी टीचर्स डे भी गुजरा भी है ना जी, शिक्षक दिवस। तो जी, तो किस तरह से हम अलग अलग पदों में करियर बना सकते हैं शिक्षण को लेकर के, उसी विषय में ये है कि प्राथमिक स्तर के टीचर भी हम बन सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्कूल में टीचर कैसे बन सकते हैं। फिर डिग्री कॉलेज में आप बन सकते हैं, जिसे लेक्चरर कहते हैं, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, और केंद्रीय विद्यालय तो है ही जिसमें कि आप शिक्षण के लिए बन सकते हैं, जिसको सेंट्रल स्कूल कहा जाता है, यानी शिक्षक के तौर पर आप किसी भी स्कूल कॉलेज में बन सकते हैं। तो भारत में किसी भी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी के लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की परीक्षा पास करना होता है, और ये परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। इसमें 3 पेपर होते हैं, तो इस तरह से इसकी जानकारी आप रखें, और इसे जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आप इसके लिए योग्य हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही टीईटी होता है जी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये भी देना पड़ता है, यानी कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इस परीक्षा का आयोजन बीएड और डीएड कोर्स करने वालों के लिए इस क्षेत्र के लिए होता है, और बहुत जगहों पर जरूरी है कि बीएड के बाद टीचर या शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा को पास करना जरूरी है। इसमें वो विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं जिनका बीएड का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो परीक्षा पास करने के बाद राज्य सरकार का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। जी हाँ, ऐसे ही फिर केंद्र का ऐसे ही होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल, तिब्बती स्कूल, नवोदय में शिक्षक बनने के लिए CTET परीक्षा होती है, और इस परीक्षा का आयोजन CBSE की ओर से कराया जाता है। तो सेंट्रल TET परीक्षा में ग्रेजुएट और बीएड डिग्री प्राप्त जो छात्र होते हैं उन्हें प्रवेश मिलता है, और इसके लिए उम्मीदवार को 60% अंक लाना अनिवार्य है। फिर पास होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, जो कि 7 वर्ष तक मान्य होता है। जी, और टीजीटी और पीजीटी ये राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः ये परीक्षा लोकप्रिय है और वहां के अभ्यर्थी देते हैं। अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड डिग्री भी होना आवश्यक है। टीजीटी पास शिक्षक 6th से लेकर के 10वीं यानी 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और विद्यालयों में शिक्षक के जो पद आते हैं उनकी रिक्तियां जिस हिसाब से हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यानी कि जो उसमें नियम है सरकार के वो सब लागू होते हैं। हाँ, नवोदय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी बनने के लिए आपका CTET होना भी जरूरी है। इस एग्जाम को पास करना जरूरी है। और बीएड तो आप सब जानते ही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है जो बहुत परंपरा से चला आ रहा है बहुत दिनों से, और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को करें। और पहले 1 वर्ष का था, फिर 2 वर्ष का कर दिया गया, और इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, और प्रवेश के लिए आपका स्नातक होना ज़रूरी है, यानी आप बीए होंगे, किसी भी विषय में ग्रेजुएट होंगे तो आप दे सकते हैं। और हर वर्ष इसका भी आयोजन होता है। फिर आप प्रभारी, अपर प्रभारी, प्राइमरी और हाई स्कूल तक को पढ़ा सकते हैं आप। जी, और प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो निजी विद्यालय में भी आजकल देखते हैं कि बीएड की डिग्री जो अनिवार्य हो गई है यहाँ भी। बीएड जो है ना उसमें बिल्कुल शिक्षण की सारी कलाओं को सिखाया जाता है, तो जाहिर है कि जो भी विद्यालय अपने बच्चों को, यहाँ तक कि नर्सरी के भी बच्चों को पढ़वाना चाहता है, वो चाहता है कि एक योग्य शिक्षक उसको मिले। और बीएड में एक ये भी फायदा होता है रेणु जी कि अगर बीएड हो गए तो सभी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। ये एक फायदा है। तो बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी एक तरह का कोर्स है। इसके लिए शिक्षक के लिए बनने के लिए इसमें रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम में शिक्षक के लिए 2 कोर्स होते हैं।
जी, जो उम्मीदवारों ने जैसे ग्रेजुएट लेवल पर या फिजिकल एजुकेशन विषय के रूप में पढ़ा है अगर किसी ने, हाँ। तो वो लोग 1 वर्ष वाला बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। और अगर 12वीं में फिजिकल हाँ। एजुकेशन पढ़ा है तो वो लोग 3 साल वाला स्नातक कोर्स कर सकते हैं। और ये हाँ। और भी बहुत तरीके से ये स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह में भी ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं। जी जी। और फिर इसके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, यानी कि फिजिक्स के साथ साथ लिखित परीक्षा भी इनकी होती है, यानी कि इनके भी एग्जाम होते हैं। तो इसको पास करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू दे भाई इसे भी पास करना तो जरूरी है, केवल इंटरव्यू देना नहीं है, है ना? हाँ। ऐसे ही नर्सरी ट्रेनिंग यानी एनटीटी और कोर्स महानगरों में ज्यादा प्रचलित है। 2 वर्ष का कोर्स है। इस कोर्स में 12 के अंकों के आधार पर कई जगहों पर होता है, कई जगह प्रवेश परीक्षाएं होती हैं और इस तरह से प्रवेश है। तो प्रवेश परीक्षा में जैसा कि है कि सामान्य जानकारी, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग, एप्टीट्यूड और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं। और एनटीटी कोर्स के बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। जी। और उसके बाद बीटीसी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीटीसी का कोर्स उत्तर प्रदेश में है जो वहाँ होता है सिर्फ। और इसमें जो केवल राज्य के छात्र छात्राएं हैं वो भाग ले सकते हैं। और 2 साल का कोर्स होता है और इसकी भी प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक की निर्धारित की गई है। और बीटीसी कोर्स के बाद उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर भी बन सकते हैं। और ऐसे ही 12वीं परीक्षा के बाद यानी 12वीं पास करने के बाद आप जूनियर टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी योग्यता देखी जाएगी, यानी अंक देखे जाएंगे और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर ही प्रवेश मिलता है। लेकिन ज्यादा मतलब इतना प्रचलित नहीं है। हाँ। और जैसा कि बीएड से ज्यादा प्रचलित है, वैसे ही डिप्लोमा इन एजुकेशन भी होता है। ये भी 2 वर्ष का कोर्स है। अलग अलग प्रदेशों में संगीता अलग अलग कोर्स है। हाँ। और ये आपको जानकारी मिलती रहेगी। जरा भी आप देखेंगे, आजकल तो बड़ा आसान है किसी भी चीज को ढूंढना, तो आप इसी तरह से तलाश करते रहें। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि बहनों के लिए बड़ा उत्तम कोर्स है और एक उत्तम करियर है ना? जी। तो अगर बीएड करते हैं तो किसी भी राज्य में जाकर के आप टीचर बन सकते हैं। जी। लेकिन डीएड वही जैसा आपने कहा कि राज्य स्तरीय होता है, तो आप उस खास राज्य के लिए बस अपने आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही अलग अलग प्रदेश की अलग अलग अपने अपने बहुत सारी और भी कोर्सेज हैं। इनकी जानकारी आप अपने प्रदेश में हासिल करें और टीचर बन जाएं। और केवल ऐसा नहीं है कि आपके लिए बड़ा उपयोगी है, बल्कि शिक्षकों की आवश्यकता देश को भी है, समाज को भी है। और अच्छा शिक्षक बनना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हम नींव रखते हैं, जब बच्चों को सिखाना बहुत अच्छी बात है। शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण पेशा भी है, बहुत सम्मानजनक है, तो हमें उसका फर्ज भी निभाना चाहिए ना। जी। और साथ ही साथ तो सखी सहेली का फर्ज। हाँ, बिल्कुल। तो है सवरिया नाही खबरिया।
भाई परदेसी का मतलब कि बस गया हाथ से आदमी ना, तो बच्चे भी ऐसे ही हाथ से ना चले जाएं, इस बात का ध्यान रखें। बच्चे परदेसी हो इससे पहले आप लोग समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी शान से बताते हैं, अरे हम अपने बच्चे को देखो कैसे गाना रोक दो तो चिल्लाने लगता है। हाँ। अरे तो बड़ी तारीफ मत करिए ये आपके लिए भी और उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ तो जी। उसको थोड़ा सा दूरगामी परिणाम जो है उसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहें। लेकिन फिलहाल जो नहीं, कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हाँ ना। हाँ, कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। करना है तो हमें ही करना है जो कुछ करना है। हाँ, और एक बात और है, जब बच्चा बहुत अच्छा निकलता है तो कहते हैं हम ही ने सब कुछ किया है। तो भाई ये ध्यान रखिए कि अब आप बताइए कि आपने क्या किया है। लेकिन फिलहाल जो है आजकल जो मौसम है वो जिस ढंग से बरस रहे हैं, तो कपड़ों का क्या करना है ये बताओ जरा संगीता। हाँ, कपड़े तो जब बरसात का मौसम होता है तो खासा एक कह सकते हैं कि एक चुनौती बन जाती है कि कपड़ों को किस तरह से रखना है। जहाँ देखो कपड़े, जहाँ देखो इधर भी कपड़े हैं उधर भी कपड़े हैं, जहाँ सूखे भी वही रहते हैं, गीले भी वही रहते हैं। गीले भी वही रहते हैं। तो क्योंकि आबो हवा में नमी होती है तो जाहिर है कि उसको तुरंत हम अलमारी के अंदर नहीं रख पाते। अगर रख दिया थोड़ी भी नमी है तो अपने आपकी अलमारी में भी सीलन पहुंच जाती है। तो इस तरह से कभी बदबू भी आती है खासतौर से उसमें नमी रह जाने से, और कभी कभी उसमें एक फंगस जैसा भी लग जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें। और पहले तो हमने भी बताया था कि जब अलमारी में रखें तो थोड़ा ज्यादा सुखा लें उसको, थोड़ी देर पंखे के नीचे रखें, और अगर कोई कपड़ा ज्यादा नमी है उसमें तो आप उसको आयरन से उसको आयरन कर लें तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। जी जी। और उसके साथ साथ क्या किया जा सकता है और ये बताओ। ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। कई लोग तो आयरन और साथ साथ ड्रायर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ। जी, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज ये भी देखनी है कि जो वार्डरोब में सीलन होती है वो वहां पर जिस जगह पे अगर सीलन आ गई है तो फिर कपड़ों को तो बचाना बनता ही बनता है। और जो उसमें खासकर देखा जाता है ऐसा भी कि बरसात के मौसम में कपड़ों पर अगर ध्यान न दिया जाए तो इसमें दाग भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो दाग धब्बे उनका भी ध्यान देना पड़ेगा, खासकर अगर कॉटन के कपड़ों की बात करते हैं। हाँ ना, तो दाग धब्बे की तो बात है ही, लेकिन लिख रही हैं एक हमारी सहेली कि बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा मेहनत कपड़ों पर ही करनी पड़ती है। कल की बात, कपड़े सुखा रहे थे, इतनी तेज वर्षा आई कि रस्सी से कपड़े हटाना मुश्किल हो गया। जी। तो भाई इसके लिए तो हमने पहले भी कहा था कि आप वो ना स्टैंड खरीद लें, बहुत महंगा नहीं आता, बड़ा आसान होता है। पूरा का पूरा स्टैंड आप हल्का सा कमरे के अंदर रख लीजिए, है ना। लेकिन कई जगह ऐसा भी है रेणु जी कि उस तरह के स्टैंड नहीं भी मिलते हैं, तो हैंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। लेकिन फिलहाल जो है कि बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, लेकिन अगर कपड़े में थोड़ा बहुत नमी है तो आप कपड़ों के कागज के लिफाफे में उसको रखें, अखबार में लपेट कर रखें, तो जो बदबू है वो नहीं आएगी। जी जी। पॉलिथीन बैग्स में नहीं रखना चाहिए। हाँ, पॉलिथीन में नहीं रखना चाहिए। नहीं, पॉलिथीन बैग्स में बरसात में रखेंगे तो फिर वो ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं कपड़े। तो इससे अच्छा है कि अगर जो पुराने कपड़े होते हैं, जैसे सूती के कपड़े होते हैं, पहले समय देखिए कि मम्मी और सब लोग अपनी सूती जो पुरानी साड़ियां होती थी उनको हटाते नहीं थे, उनको रखे रहते थे साफ करके, और जब जरूरत पड़ती थी तो उनमें भी छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना करके काट करके आप उसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो पुराना तकिए का खोल होता है उसमें भी रखा जा सकता है, कई लोग रखते हैं। और मच्छरदानी भी बड़ी ही जरूरत की चीज है बरसात। इसका क्या किया जाए? इसका अगर नायलॉन की है तो आपको बिल्कुल भी ये ध्यान देना है कि कई लोग ऐसा होता है, सोचते हैं कि भाई चलो गर्म पानी में डाल दें जल्दी से तो इसकी मैल निकल जाए, गंदगी निकल जाए, लेकिन ऐसा ना करें। और अगर सूती वाली मच्छरदानी है तो वो भी आप अगर डालना है तो बहुत ही हल्का सा गुनगुना पानी डालें, जिससे कि उसकी जो गंदगी है वो साथ में, क्योंकि उसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, तो वो साफ हो जाए, उनमें ना रहे कुछ भी। तो इस तरह से जो मच्छर हैं उनसे जो मच्छरदानी हमें बचाती है, तो मच्छरदानी को भी गंदगी से बचाना चाहिए। क्योंकि आजकल मच्छर बहुत हैं और मच्छर से भी बचना बहुत जरूरी है। तो मच्छरदानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो अलमारी की हम बात कर रहे हैं, वो अगर कपड़े आपने रखे हुए हैं, जैसे तुमने जहाँ कहा संगीता की जहाँ पर नमी है, तो थोड़े दिन कपड़ों को निकाल लें, अलमारी खाली कर दें और उसको भी ड्रायर से आप सुखा सकती हैं, उनकी दीवारों को, और पंखा चलाकर छोड़ दें। और जब वो सूख जाए अच्छी तरह तब आप कपड़े फिर से रख लें। और
कपड़े अगर रखने हैं आपको तो उसके बाद कपूर की गोलियां पीस कर और ऐसे भी छोटी थोड़ी सी लौंग के साथ पोटली बनाकर रखें अलमारी में, तो इससे जो है कि वो जो खुशबू आएगी वो अच्छी लगेगी, और जो नमी की जो सीलन वाली जो बदबू है जिसको झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो दूर हो जाएगी। जी जी, वो सिल्वर फिश टाइप की छोटी छोटी से जो चमकीले कीड़े होते हैं तो उनसे भी बहुत खतरा होता है। दाग अगर फिर भी आ गया है तो अगर सिल्क की साड़ी है, कई बार आ जाते हैं दाग, तो सिल्क की साड़ी है तो उसको आप जो पानी है उसमें थोड़ा सा अमोनिया डाल करके धोएं तो उससे वो साफ हो जाएगा। अमोनिया थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल, धो दें, साफ रहेगा। और जरीदार साड़ियां जो होती हैं उसमें थोड़ा सा आप अगर पानी में सिरके की बूंदें डाल देंगे और तो वो ज्यादा अच्छी तरह से जरी कहते हैं कि अगर सिरके की बूंद पानी में डालकर धोया जाए तो उनकी जरी खराब नहीं होती है, हाँ काली नहीं पड़ती है। और कपड़ों में सिल्क के भी कपड़े अगर हैं तो आप उन्हें, जैसा कि हमने बताया कि सूती कपड़ों में अगर आप लपेट कर रखेंगे हल में तो वो अच्छे रहेंगे, उनकी जरी भी काली नहीं होती है। और जहां तक हो सकता है तो बरसात में ड्राई क्लीनिंग ही कराएं तो अच्छा रहेगा। और हैवी वर्क वाले जो डिजाइनर कपड़े होते हैं उनमें तो अगर ड्राई क्लीनिंग ही कराई जाए। लेकिन हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा तो किसी भी चीज के दागों से और कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से सुखाकर ही रखना चाहिए। साथ में कपड़ों में रखने वाली दवा नेप्थोलिन, जिसे आयोडीन की गोली कहते हैं, कपड़ों के साथ रखना बहुत जरूरी होता है। इससे कपड़े कीड़ों से सुरक्षित होने के साथ साथ खुशबू भी आती है। हालांकि कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी होती है। तो नीम की पत्तियां भी रख सकते हैं, अगर नीम की पत्तियां, लेकिन इनकी है सुन लो। पर अभी मैं अमरकंटक गया था तो अपनी नई शर्ट में ही दाग लगाकर आ गया हूँ जी, जिसका मिटाना असंभव हो गया है। तो किसी के पास उपाय हो तो बताइए। तो बड़ा मुस्कुरा कर इन्होंने लिखा है, तो भाई पहले बताइए कि दाग किस चीज का है ना। और कार्यक्रम सुनते रहिए क्योंकि जब नहीं अलग अलग दाग अलग अलग दाग के उपाय बताते हैं जी, है ना। हाँ, और सूती के कपड़े तो मुझे लगता है कि बरसात के मौसम में हटा ही देने चाहिए, नहीं पहनने, क्योंकि कॉटन सिल्क वगैरह है तो वो तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, और भी अगर धोने में अगर इनके फिर भी अगर कॉटन के कपड़े हैं तो धोने के लिए अगर आप डालते हैं इसमें थोड़ा ब्लीच तो उससे भी फायदा होता है इसमें। एक बार फिर बताओ क्या बता रहे हैं? क्लोरीन ब्लीच कहते हैं जी। और फिर उसके बाद कपड़ों को जब फोल्ड करके आप रखते हैं तो आप ये देखिए कि टिश्यू पेपर उसमें बीच बीच में लगा दें, क्योंकि तो उससे थोड़ी बहुत नमी होगी वो टिश्यू पेपर सोख लेंगे। और परतें भी आपस में नहीं मिलती हैं तो खराब नहीं होते जी। और अगर दाग कुछ इस तरह से मतलब मामूली हैं तो थोड़ा सा 1 चम्मच पानी में नमक अगर आप लगा दें, जैसे कि हल्के अगर दाग हैं तो नमक अगर डाल करके उसमें थोड़ा सा रगड़ दें तो वो दाग छूट जाएंगे। और कुछ होते हैं जो नींबू से छूटते हैं, कुछ कच्चे दूध से छूटते हैं। तो ये निर्भर करता है किस चीज का दाग है ना। और कभी कभी मोम भी होता है, अगर मोम भी होता है, तेल आदि के होते हैं तो उसको आप पाउडर खूब अच्छे से डालकर और आयरन कर दें, या ऊपर नीचे अखबार रखकर और गर्म उससे आयरन कर दें तो वो कागज तेल सोख लेता है। और हल्दी के दाग है तो बिल्कुल मत घबराइए, वो बार बार अगर धोएंगे तो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें हैं, तो निर्भर करता है कि किस चीज का दाग लगा है। और बेकिंग सोडा भी इसमें इस्तेमाल होता है कि कीचड़ वगैरह अगर लग गया है तो बेकिंग सोडा मिलाकर आप उसको साफ कर सकते हैं। और सॉफ्ट जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको तो बेहतर है कि जो खुशबूदार डिटर्जेंट होते हैं उनमें धोएं तो ज्यादा अच्छा है। फैब्रिक कंडीशनर का भी उपयोग आप कर सकते हैं जिससे कि कपड़े जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो भाई ये सारी चीजें तो है ही, इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आजकल जो है खुद भी उससे बचें। और देखो ऐसा है ना कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है संगीता कि बुखार जो चढ़ रहा है उससे लोग परेशान तो हो रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं कुछ और कि कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर बुखार कोरोना नहीं होता है। तो आप लेकिन चिकित्सक को जरूर दिखा दें और ये डर के ना बैठे रहें कि कोरोना हो गया है तो हम किसी को बताएं नहीं। और जो बाकी चीजें हैं उसकी जो भी एहतियात है उनको बरतें। लेकिन कपड़ों की जो बात हम लोगों ने खास तौर से इसीलिए कही है कि ये जो नमी आदि रह जाती है इस वजह से कहीं ना कहीं हम सर्दी जुकाम हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो बुखार के रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि जो हमने मच्छर की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं घर में आपके पानी तो नहीं लगा हुआ है, इस बात का भी ख्याल रखें। अगर पानी है तो उसको हटा दें बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी थोड़ी सी जैसे भूल हो जाती है। अब गर्मी में कूलर चला लिया लेकिन पता ही नहीं कि उसमें पानी जमा हुआ है तो उसको आप जरूर ध्यान दें और हटा दें। और जैसा कि रेणु जी हम लोग बात कर रहे थे कपड़े की, तो रंगीन कपड़े जो होते हैं खासकर कॉटन के तो उनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए बारिश में ना निकालें, उनको थोड़े दिन के लिए रख दें तो अच्छा है। हाँ, वैसे तो हमारे साथियों ने रख दिया होगा लेकिन
लेकिन फिर हम बार बार कहेंगे कि जो पानी की बात है उसको कहीं पे भी जमने न दे। कूलर आप देख लें, बाकी आपके आंगन में छत के ऊपर या कहीं ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहां टायर ट्यूब या कोई पुराना बर्तन पड़ा है जिसमें पानी है, पनप रहे हैं उसमें मच्छर, या घर के बाहर कोई छोटा मोटा गड्ढा होता है उसमें बरसात का पानी लग जाता है तो उसमें पानी जमा हो जाता है तो मच्छर बच्चे देने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से मच्छरों को पनपने न दे ताकि आपको न काटे और ना आप बीमार पड़े, हैं कि नहीं जी। और डेंगू और जो मलेरिया टाइप की बीमारियां होती हैं, ये सब भी आजकल हो रहा है। हाँ, तो उसमें तो ज्यादा खास सतर्कता की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो अगर आप किसी तरह से किसी पॉट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पानी को बिल्कुल बदलते रहें। देखा ये जाता है कई बार कि मनी प्लांट तो लगा लेते हैं। हाँ मनी प्लांट लगाते हैं। हाँ। या कोई ऐसा आपके घर में कोई तीज त्योहार पड़ा या किसी का जन्मदिन पड़ा, कोई ऐसा उत्सव हुआ, हाँ। तो आप बाजार से बुके आदि भी लाते हैं, पुष्पगुच्छ लाते हैं, उसको पानी में रख देते हैं, तो हाँ। देखिए उसमें कहीं तो नहीं पानी रह गया है। हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सजावट की हम करते हैं और भूल जाते हैं। हाँ। तो इस बात का ध्यान रखें, है ना। और बार बार घड़ी देखें कि समय तो नहीं हो गया आपका कुछ और करने का, कुछ और गाने का, कुछ और करने का। नहीं, तो समय अभी हम लोग 30-40 सेकंड और बात कर सकते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे साथी जो है ना वो जुड़ते रहते हैं हमसे, और हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बहुत सारे हमारे साथियों ने आज भी लिखा है कि 3 बजे का इंतजार रहेगा। हाँ। तो आप इंतजार करते हैं 3 बजे का, तो हमें भी उतना ही इंतजार रहता है, और ये 4 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। भाई इंतजार भी रहता है और बहुत सारी हम बातें भी करते हैं, और साथ साथ इतनी सारी देखिए तैयारियां भी रहती हैं कार्यक्रम की। तो लेकिन ये हाँ, तो बता दो किस किस फिल्म का गीत आज हमने सुनाया। आज हमने जिन फिल्मों के गीत सुनाए हैं, भरोसा, अनुराग और स्वर्ण सुंदरी और साथ ही साथ मिलन, इन फिल्मों के गीत आज हमने सुनवाए हैं। तो कुछ और भी गीत सुनवाना चाहते थे लेकिन समय अब बिल्कुल भी इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।